नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। हम जानेंगे एमएल क्या है, एमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और बैंक में किस किस लिए यूज़ किया जाता है। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। एमएल का फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो भी व्यक्ति अपनी जो इनकम है, अनलीगल इनकम है, उसको लीगल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, मींस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, गर्ल स्मगलिंग हुआ, करप्शन हुआ, इस थ्रू आती है ज़्यादातर जो ब्लैक मनी है। तो उसके लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है वो काम करती है इन चीज़ों को रोकने के लिए, कि भ्रष्टाचार हुआ और ड्रग स्मगलिंग हुई, है ना, गन सप्लाई हुई, ये है ना, उसको रोकने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसकी सज़ा क्या है अगर कोई इसको पकड़ा जाता है? तो कठोर कारावास क्या है? तो कठोर कारावास जो है 3 साल से 7 साल तक का है, और साथ में फ़ाइन भी है। आइए अब हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जो है स्टेज को देखें कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो पहला आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में ये करा जाता है कि जो ब्लैक मनी होती है कस्टमर की, वो वाइट में बैंक के थ्रू जो रहता है प्रोसेस, ज़्यादातर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो बैंक के थ्रू होती है। तो अपना वाइट मनी हुआ, उसको जैसे किसी के अकाउंट में डाल दिया, फिर वहाँ से कन्वर्ट कर दिया, फिर वही अमाउंट दोबारा निकाल लिया, तो उसके वाइट में शो हो गए ब्लैक मनी, है ना। तो वही होता है, पहला होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो एक स्टेज प्लेस चाहिए, तो बैंक की होती है, तो उसको प्लेसमेंट कहा जाता है। मेन रोल यही होता है। फिर उसके बाद लेयरिंग। लेयरिंग जैसे दोस्तों मैंने आपको समझाया कि जो है अकाउंट में कस्टमरों के डाल देते हैं, तो ब्लैक मनी को लेयरिंग के द्वारा, जैसे बहुत सारे अकाउंट हुए उनमें डाल दिए फंड्स, फिर वो किसी ना किसी थ्रू वो निकाल लिए, तो ये लेयरिंग के थ्रू उसको। दूसरा जो पॉइंट है स्टेज ऑफ मनी लैंडिंग का, वो ये है लेयरिंग। लेयरिंग कर देते हैं ब्लैक मनी को, कि उसके डिवाइड कर दिया जाए बहुत सारी, कि कोई पकड़ नहीं पाए कि ये ब्लैक मनी जो है इकट्ठा किसी के अकाउंट में करेंगे तो दिखेगा। और लेयरिंग करने पर यह होगा कि उसका पार्टी नहीं पता चलेगा, छोटा छोटा अमाउंट रहता है। जैसे 1 लाख रुपए एग्जाम्पल, जैसे 1 करोड़ रुपए है ब्लैक मनी, एक एक अकाउंट में 1 1 लाख रुपए डाल दिया। अब वो ना आरबीआई को दिखेगा, ना किसी को दिखेगा कि ये हो कहाँ क्या रहा है, और वो इकट्ठा होकर एक अमाउंट ले लिया जाएगा। उसके बाद क्या स्टेज होती है? उसके बाद होती है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का क्या मेन रोल है कि जो देखिए, प्लेसमेंट में उसने बैंक के पास आया, लेयरिंग में वो अपना जो है अपनी ब्लैक मनी को उसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे जगह। उसके बाद इंटीग्रेशन में ये होगा कि उन फंड को यूज़ करके वो स्टॉक्स में यूज़ कर सकता है, या वैल्यूएबल एसेट में यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वो चीज़ वहाँ से डाइवर्ट करके वो फिर परचेस कर सकता है। जैसे वैल्यूएबल चीज़ उसने परचेस कर ली, जैसे मैंने एक घर परचेस कर लिया और फिर वो घर दोबारा मैंने भेज दिया, तो वो तो वाइट में कैलकुलेट हो गया ना। ऐसी वैल्यूएबल एसेट जैसे बहुत सारी होती है। कार उसने खरीद ली, 1 आध करोड़ की कार खरीद ली, एट ए टाइम उसने 1 2 लाख में कम में भेज दी, है ना। तो ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है। तो जो स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो इन 3 स्टेजों से होती है। जैसा पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मीन्स बैंक के थ्रू, लेयरिंग मीन्स बैंक के थ्रू दूसरे अकाउंटों में कन्वर्ट कर देना उस अकाउंट को। इंटीग्रेशन मीन्स उस अकाउंट से निकाल कर, और जो इकट्ठा जितना भी अमाउंट है इकट्ठा तो अपना करके फिर किसी गुड्स या परचेस में वो कर लेना। उससे क्या अमाउंट दिखेगा भी नहीं, और उसको फिर दोबारा भेज देना। दोबारा बेचकर, या जो भी स्टॉक्स हुए या वैल्यूएबल एसेट्स हुए उनको बेचकर जो अमाउंट होता है तो वो वाइट में कन्वर्ट हो गया। तो जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन तीनों स्टेज पर बहुत ज़्यादा केयरफुली देखती है कि प्लेसमेंट कोई सा अमाउंट कहीं से आया तो नहीं है, लेयरिंग तो नहीं हुई है, इंटीग्रेशन मीन्स कहीं से कुछ वैल्यू तो नहीं खरीदी जा रही है। इन 3 स्टेजों पे काम करता है। आइए अब हम जो है स्टेज ऑफ फाइनेंस ऑफ
टेररिज्म का देखें, टेररिज्म मीन्स किस किस हिसाब से टेररिज्म इसमें भी इन्वॉल्व होता है। जो स्टेज ऑफ फाइनेंशियल है मीन्स जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है वो अपना करप्शन के साथ साथ टेररिज्म भी देखता है कि टेररिज्म में क्या क्या जो है स्टेज है, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला है स्टेज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म का राइजिंग। राइजिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो अराइज होता है फंड मीन्स कहीं से आता है, अराइज करना हुआ मीन्स किसी चीज़ को लेना हुआ, तो टेररिस्ट जो रहते हैं वो उस फंड को जहाँ से जो मिले वो वहाँ से लेते जाते हैं। लेते जाते मीन्स कैसा है, जैसे पाकिस्तान हुआ, इसको बढ़ावा ज़्यादा देता है तो वो वहाँ से फंड भेजाते। तो ये जितने भी राइजिंग जो रहता है टेररिज्म, वो वहाँ से हर जगह से अराइज करता है, हर जगह से फंड लेता है, क्योंकि उसको टेररिज्म एक्टिविटी करनी हुई तो उसको फंड की रिक्वायर्ड होती है। तो जो रहता है अपना इस पे भी अराइजिंग करता है। अराइजिंग के बाद वो क्या करता है, उस फंड का मूविंग करता है। मूविंग मीन्स एक जगह से टेररिस्ट उस फंड को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देगा, जैसे इधर से वो बांग्लादेश कर देगा या दूसरों के अकाउंट में कर देगा, ऐसे फिर वहाँ से निकाल के वो टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ करेगा पैसा। और दूसरा रहता है स्टोरिंग, थर्ड होता है स्टोरिंग। उस फंड को लेकर स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है मीन्स कहीं पर एक्टिविटी या कुछ करना हुआ तो वो स्टोरिंग कर लेगा, फिर वो यूज़ करेगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूजिंग। तो उस फंड को जैसे कोई टेररिज्म एक्टिविटी करनी हो या उस फंड का यूज़ करना हो तो उस फंड को वो यूजिंग के पार्ट में चला जाएगा। तो ये थे स्टेज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म के। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना दोस्तों, वैसे ही एक होता है पीएमएलए। पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी अपना देखता है कि कहीं पर बैंक में कोई जो है मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, इसका भी मेन पार्ट होता है। तो कैसे क्या होता है अपना पार्ट, वो मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आप ये समझिए पीएमएलए है क्या। बैंक द्वारा कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, है ना, और जो कस्टमर है उसका 6 मंथ तक देखा जाता है कि अपना कस्टमर जो है उसका स्टेटमेंट हुआ मीन्स ट्रांजैक्शन हुए, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना। और सस्पेंशन एक्टिविटी या टेररिज्म किसी अकाउंट से जो है वो तीनों अकाउंट से तो नहीं हो रही है। और एफआईयू क्या है दोस्तों, एफआईयू भी अपना जो है सस्पेंशन ट्रांजैक्शन को देखता है, और अगर कोई होता है तो एफआईयू को रिपोर्ट करनी होती है 15 डेज़ के अंदर, और वो अपना मंथ के जो लास्ट का होता है उसमें करनी पड़ती है। तो एफआईयू जो होता है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यूनिट ऑफ इंडिया का इसका नाम है, और इसको रिपोर्ट करनी पड़ती है। और जो भी स्टाफ हो उसे केवाईसी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अच्छी तरह पता हो, उसका भी ध्यान ये रखता है पीएमएलए। आइए अब हम नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट है अपना की एलिमेंट्स। अच्छा, की एलिमेंट्स से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक को क्या रिस्क है। बैंक को क्या रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग में। मनी लॉन्ड्रिंग में जो बैंक को रिस्क है वो ये है, एक ऑपरेशनल रिस्क है मीन्स उसको ऑपरेशनल कर रहा है ना, वो रिस्क है। एक रेपुटेशन रिस्क है ना, उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी अगर उसकी बैंक के थ्रू अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती है। एक कंप्लाइंस रिस्क है मीन्स कंप्लाइंस में भी जवाब देना होता है। बैंक का कंप्लाइंस डिपार्टमेंट अलग होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे भी जवाब देना हुआ। एक लीगल रिस्क होता है, लीगल मीन्स कुछ लीगल होता है जैसे कोर्ट या कुछ भी होती है एक्टिविटीज़, तो लीगल भी जवाब देना पड़ता है बैंक को, तो वो लीगल रिस्क भी होता है। तो ये 4 पॉइंट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का जो बैंक को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। पहला होता है ऑपरेशन रिस्क मीन्स उसके थ्रू कोई दूसरी एक्टिविटी तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना। और रेपुटेशन रिस्क मीन्स उसकी जो है रेपुटेशन भी ख़राब होगी। एक कंप्लाइंस रिस्क मीन्स उसको कंप्लाइंस में भी जवाब देना होगा, और फिर अगर वो चीज़ें सब हो जाती है तो फोर्थ आता है लीगल रिस्क। लीगल रिस्क में उसको फिर जवाब देना है, और कार्रवाई जो होगी उसमें उसकी बदनामी बैंक की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस
लिए मनी लॉन्ड्रिंग को क्या है बहुत ज़्यादा सख्त माना गया है, और बैंक के नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा होती थी पहले, बट इसको और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करने के लिए बहुत सारे स्टेज बना दिए हैं। तो आज मैं इन स्टेजों के बारे में आपसे डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए आइए अब हम जानते हैं केवाईसी क्या है। केवाईसी का, चलिए केवाईसी का चैप्टर हो गया था, बट एक थोड़ा सा पार्ट रह गया था तो वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। केवाईसी के की एलिमेंट्स क्या है, और साथ में ई केवाईसी का मैंने आपको बतलाया था। वैसी होती है सी केवाईसी, मीन्स सेंट्रल केवाईसी भी कहा जाता है। केवाईसी की एलिमेंट्स क्या है? केवाईसी की एलिमेंट्स जो है वो चार अपना डिफाइंड होती है। पहला होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, है ना। दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या डिफाइन करता है बैंक, वो हर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है, तो उसको क्राइटेरिया दे दिया है सबको अलग अलग, लो मीडियम हाई। हर बैंकर को ये जानना ज़रूरी है कि उसका कस्टमर लो कैटेगरी में है, मीडियम कैटेगरी में, हाई कैटेगरी में। तो सबकी अलग अलग जो है केवाईसी के करने की या गाइडलाइन अलग अलग है। जैसे लो में जो है, आप लो में 10 साल के अंदर उसकी केवाईसी करनी है, और मीडियम में 8 साल के अंदर केवाईसी करनी है। हाई जो कस्टमर है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मीन्स डाउट है या वो चीज़, तो उसको जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हाई कैटेगरी में खुलते हैं, उनका केवाईसी हर 2 साल में लेना है, मीडियम वाले का 8 साल में और लो का 10 साल में। वैसे ही होता है सीआईपी। सीआईपी होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। अच्छा दोस्तों, ये अपना कस्टमर का सीडीडी या केवाईसी फुली करेंगे। इसमें जो रहता है कस्टमर का सीडीडी होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, इसका करना पड़ता है। और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मींस उसका हर 6 महीने में ट्रांजैक्शन अपडेट करेंगे कि अपना उसका रिकॉर्ड सही चल रहा है, नहीं कोई सस्पेंशन जो है अपना ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं, संदिग्ध गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है उस अकाउंट में। अगर वो चीज़ होती है तो उसको एफआईयू इंडिया को 15 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट भेजनी है। अगर वो नहीं करता है बैंक, तो बैंक के ऊपर पेनल्टी अगर कुछ होता है। तो फिर मैंने आपको बतलाया है कि बैंक की मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेज में फिर क्या क्या रिस्क हो जाती है, रेपुटेशन रिस्क, अपना ऑपरेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क एंड लीगल रिस्क। तो इन चीज़ों को देखते हुए बैंक पहले अपना सेफ्टी देखता है, तो उस ट्रांजैक्शन को एफआईयू इंडिया को भेज देता है 15 दिन के अंदर रिपोर्ट। और ये थे मेरे अपना सेकंड केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो था वो चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको वीडियो के फॉर्म में ही दूंगा, उसके आंसर में जो है आपसे चाहूँगा कि आप लोग उसका आंसर मुझे उसी में कमेंट्स कर दें। और थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।